आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे गांव में हड़कंप मच गई थी कि आज सावन सोमवारी के दिन किसकी लाश मंदिर के पीछे लावारिस की तरह पड़ी है। मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त के समय से ही लोगों के आने जाने का तांता लगा था। कई लोग उस मंदिर की परिक्रमा सुबह के उजाला होने से पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि मंदिर के पीछे ऐसा कुछ भी है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी अपनी नई किरणें के साथ पृथ्वी तल को सुसज्जित करने लगी, लोगों की नजर उस लाश पर पड़ी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, ये लावारिस लाश आखिर है किसकी। ये बात धीरे धीरे गांव के मुखिया राजा राम तक पहुंची। राजा राम उस बारे में बहुत विचार किया, लेकिन सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने पुलिस वाले को फोन लगाया और वहां के बारे में पूरी जानकारी दी। थाने से डीआईजी साहब के साथ साथ कुछ पुलिस वाले और हवलदार भी साथ में आए। जब पुलिस वालों ने उस लाश को सीधा किया तो देखा उस बूढ़े आदमी की पहचान भी मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए उसके चेहरे पर धारदार वस्तु से कई बार ऐसे काटा गया था कि उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। चेहरा समझ नहीं आने के कारण तो पुलिस वाले भी माथा पकड़कर बैठ गए। लेकिन फिर डीआईजी साहब को एक आइडिया आया, क्यों ना हम गांव के सारे बुजुर्गों के बारे में पता लगाएं, सभी लोग सही सलामत हैं या नहीं। अगर इस गांव के सभी लोग सलामत हैं, तब आजू बाजू के गांव के लोगों को पूछताछ किया जाएगा ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। डीआईजी साहब ने इस काम के लिए सभी पुलिस वालों को लगा दिया। फिर क्या था, 2 दिनों के अंदर पड़ोस के गांव में पता चला कि मनोहर जी अपने घर में अकेले रहते थे। उनका बेटा विनय दूसरे शहर में रहता है और उसकी पत्नी विनीता तो गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो शादी के बाद कभी गांव ही नहीं आई। पुलिस वालों को लगा, जब बेटा उतना कमा ही लेता है और बहू को तो गांव पसंद ही नहीं है, तो वे दोनों मनोहर जी को भला क्यों ही मारेंगे। हो ना हो उनके रिश्तेदार या फिर गांव के ही कोई उनके दुश्मन ने मार दिया होगा। फिर भी डीआईजी साहब ने अपनी शंका दूर करने के लिए मनोहर जी के बेटे विनय को ये कहकर बुलाया कि तुम निर्दोष हो। तुम तो अपने पिता को मार ही नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद ही इतना कमा लेते हो, तो अपने पिता को क्यों मारोगे। और तुम्हारी पत्नी जब गांव और गांव वालों को पसंद ही नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि उसने भी ऐसी हरकतें की होगी। बस तुम दोनों फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आ जाओ और अपना बयान देकर वापस चले जाना, और ये भी कंफर्म कर लो कि क्या ये तुम्हारे पिता की ही लाश है या फिर किसी और की है। विनय डीआईजी साहब की बातें सुनकर खुश हो गया और अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंच गया अपना बयान देने। डीआईजी साहब ने जब विनय से उसके पिता के बारे में पूछना शुरू किया तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। शुरू शुरू में तो उसने कुछ सवालों के जवाब ठीक से दिए, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि तुम अपने पिता को अपने साथ क्यों नहीं रखते, तब उसने कहा, क्योंकि पिताजी को शहर में रहना पसंद नहीं था। और ये पूछा गया कि तुम उनके लिए हर महीने कितने रुपए भेजते थे और उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या करते थे। तब उसके माथे से पसीना छूटने लगा। डीआईजी साहब को शक हो गया कि हो ना हो विनय ने ही अपने पिता को मारा है।
उन्होंने उसके 1 सप्ताह पहले का रिकॉर्ड मांगा कि वो कब-कब कौन-कौन सी जगह में था। विनय की जुबान लड़खड़ाने लगी, हाथ-पैर कांपने लगे। डीआईजी साहब ने उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा, अलग बैठ जाने के लिए कह दिया। अब बारी आई विनय की पत्नी विनीता की। पुलिस वालों ने जैसे ही विनीता के सामने अपना डंडा चमकाता हुआ आया, वो थर-थर कांपते हुए कहने लगी, सर, हमने बाबूजी को नहीं मारा, हमने तो सिर्फ उनका गला दबाया था। न जाने कैसे उतने में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए और उनके चेहरे में इतने सारे निशान कैसे हुए, ये मुझे नहीं पता। डीआईजी साहब ने उसे और ज़्यादा कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा और उसे भी दूसरी तरफ बैठा दिया। फिर डीआईजी साहब ने विनय को अपने पास बुलाया और बोले, देखो बेटा विनय, अगर तुमने इस मर्डर केस के बारे में पूरी जानकारी दी, तो हम तुम्हें या तो इस केस से पूरा ही छुटकारा दिला देंगे या फिर कम सज़ा दिलवाएंगे। वरना अगर हमें सच्चाई तक पहुंचने में जितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा दिनों की सज़ा मिलेगी। और अगर तुमने आसानी से बता दिया कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी और उन्हें तुमने कैसे मारा और इस लाश को यहाँ तक लाने तक का सफ़र कैसे तय किया, पूरा विस्तार से, वो भी पूरी ईमानदारी से बताओगे, तो तुम्हें कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। वरना सोच लो, जेल में मार तो खाओगे ही और आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी वो अलग। शायद हो सकता है तुम्हें फांसी की सज़ा भी सुना सकते हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो और सारी बात सही-सही बता दो। विनय भी पुलिस वालों की बात में आ गया और बोला, मैं और अनीता दोनों ही एक कंपनी में काम करते थे। मैंने जिस दिन उस कंपनी में कदम रखा, उसी दिन लेट हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि डायरेक्टर सर का केबिन किधर है। उस दिन विनीता ने ही मेरी मदद की थी। उसी ने मुझे लिफ्ट से डायरेक्टर सर के केबिन तक पहुंचाया था और वो अपने क्षेत्र में चली गई। मैं तो मंत्रमुग्ध सा विनीता को देखता रहा। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे डायरेक्टर सर के पास अपना ज्वाइनिंग लेटर जमा करके उसी दिन अपना काम भी समझना था कि आगे मुझे क्या-क्या करना है। डायरेक्टर सर ने 3 बार बेल बजा दिया था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उनके पास जाना है। फिर वहाँ के गार्ड ने मुझे झकझोरते हुए कहा, ओए मिस्टर, कहाँ खोए हुए हो? सर ने 3 बार बेल बजा दिया है और तुम हो कि यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बड़े विचित्र आदमी जान पड़ते हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम नौकरी करने ही आए हो ना, या फिर टाइम पास करने? तभी मैं जल्दी से उठा और उस तरफ भागा। सर ने जो भी सवाल किया, मैंने पूरे निर्भीक होकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे ख्यालों में बार-बार विनीता आ जाती। सर को लगा मुझे घबराहट हो रही है, इसलिए मैं हल्का रहा हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे पानी का ग्लास दिया। उस समय विनीता इटलाती-बखलाती सी डायरेक्टर सर के केबिन में उनका परमिशन लेकर आ गए। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटकर ज़मीन पर गिर गया। विनीता ने देखा, अरे ये तो वही लड़का है जिसने उसने लिफ्ट में मदद की थी और सर के ऑफिस तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन इसे क्या हो गया जो पानी का ग्लास गिरा दिया? उसने बाहर खड़े वॉचमैन को बुलाया और वहां से कांच के सारे टुकड़े उठाने के लिए कहा और पानी को पोंछने के लिए कहा। डायरेक्टर सर ने उसे बाहर जाने के लिए कह दिया और वनीता से बोला, हाँ तो विनीता बताओ क्या कहना चाहती थी? उन दिनों विनीता कंपनी में मैनेजमेंट का काम करती। उसने सर को बताया कि इस बार उनकी कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। इस बार कंपनी का प्रोग्रेस हो रहा है।
इसलिए इस वर्ष सभी कर्मी को बोनस के रूप में होली के त्योहार में कुछ रुपए या गिफ्ट दिया जाना चाहिए, जिससे वर्कर्स और ज़्यादा खुश होकर काम करेंगे। विनीता का सुझाव डायरेक्टर सर को बेहद पसंद आया। उन्होंने अपने ट्रस्टी मेंबर को बुलाया और मीटिंग की और उसमें निर्णय लिया कि सभी वर्कर्स को गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि अगर पैसे देंगे तो कोई कुछ में तो कोई कुछ में खर्च कर देगा, और अगर सामान खरीद कर देंगे तो उसे वे लोग यादगार के रूप में कई दिनों तक उपयोग में लेंगे। ये गिफ्ट उन लोगों के लिए था जो 1 वर्ष से अधिक समय तक काम कर रहे हैं, और जो लोग 1 वर्ष से कम समय तक काम कर रहे हैं, उन्हें केवल 500 रुपए दिए जाएंगे, ताकि कम से कम अपने परिवार वालों के लिए मिठाई लेकर तो जा ही सकें। विनय को केवल 15 दिन ही हुए थे उस कंपनी में काम करते हुए, और होली का त्योहार आ गया। लेकिन इत्तेफाक कहो या किस्मत का खेल, विनीता ने अपने स्टाफ में जितने वर्कर्स काम करते थे, उन लोगों की गिनती से एक गिफ्ट ज़्यादा मंगवा लिया। जब सभी लोगों को उसके गिफ्ट बॉक्स ने अपने हाथ से गिफ्ट दिया, तो विनीता के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गिफ्ट कैसे ज़्यादा हो गया। उसने उस गिफ्ट को विनय को दे दिया, क्योंकि उस समय विनय विनीता के पास खड़ा था और वो उसे विश्वास पात्र भी मानने लगी थी, क्योंकि एक दिन विनय ने अपने ईमानदारी को ऐसे परिचय दिया था। वो छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था। उसने जैसे ही अपनी गाड़ी निकली, एक सोने की अंगूठी उसके गाड़ी के पास गिरी हुई मिली। उसने तुरंत उस अंगूठी को डायरेक्टर सर के पास ले गया और बताया कि ये अंगूठी किसकी है जो मेरी गाड़ी के पास गिरा हुआ था। डायरेक्टर सर विनय से खुश होकर उसे मैनेजर के पद पर रख लिया, और जो एक गिफ्ट एक्स्ट्रा आ गया था उसे विनय को दे दिया। इस प्रकार विनय को विनीता भी पसंद करने लगे। अब रोज ही विनीता और विनय एक साथ कंपनी जाते और वापस अपने घर आ जाते। दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि बात शादी तक पहुंच गई, और दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शादी कर लेने के बाद दोनों ने अपने अपने माता पिता को बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। तो विनीता के माँ बाप तो मान गए, क्योंकि वे लोग शहर में रहते थे और खुले विचार वाले थे। लेकिन विनय के माँ बाप गांव में रहते, इसलिए उन लोगों की सोच थी कि वे लोग अपने बेटे की शादी अपने जीते जी अपनी ही बिरादरी की लड़की से करेंगे। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया और गुस्से में विनय से कह दिया कि अगर हम मर भी जाएंगे फिर भी तू हमें कंधा देने मत आना। इस बीच विनय की शादी के 4 साल बाद विनय की मां सुमित्रा देवी की कैंसर की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। दूसरे के कारण विनय ने अपनी मां की लाश को हाथ नहीं लगाया और अंतिम दर्शन करने भी नहीं आया, क्योंकि विनीता को अपने सास ससुर के प्रति बहुत गुस्सा था कि उन्होंने अपनी बहू का तिरस्कार किया। बस यही बात उसके मन की अग्नि को शांत होने नहीं दे रही थी। वो जब से शादी करके विनय की जिंदगी में आई, मन ही मन कह गई कि षड्यंत्र रचती कि दोनों बूढ़े बूढ़ी को कैसे ठिकाना लगाया जाए। लेकिन सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद उसे अपार शांति का अनुभव हुआ कि चलो कम से कम एक बला टली। उसके लिए उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा। लेकिन वो मनोहर जी से भी जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन कैसे वो समझ नहीं पा रही थी। तिग्रम तो बहुत लगाती, लेकिन अंजाम देने में समर्थ नहीं हो पाती। फिर उसने टीवी पर क्राइम वाला सीरियल देखना शुरू किया कि शायद वहां से वे उसे मर्डर के कुछ प्लान मिल जाएं। लेकिन वहां ऐसे ऐसे खतरनाक मर्डर के बारे में दिखाया जाता कि उसकी रूह कांप जाती। फिर उसने एक सीरियल में देखा, उसमें नौकर अपने मालिक को सेब के साथ ढेर सारे सेब के बीजों को पीसकर पिला देता है, जिसके कारण उस मालिक की मृत्यु हो जाती है।
ये आइडिया विनीता को सबसे आसान और सटीक लगा। उसे ऐसा लगा दोनों पति पत्नी गांव में जाकर मनोहर जी के साथ रहने का नाटक करने लगे। विनीता ने भी अपने ससुर के घर पहली बार कदम रखा था और अपने ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। उसने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, गलती तो आपके बच्चों से बहुत बड़ी हुई है और उसकी माफी पश्चाताप के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। कहकर उसने इतनी मासूमियत से माफी मांगी कि कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। मनोहर जी तो फिर भी एक दयालुता और प्रेम से भरे गुब्बारा थे, इसलिए वो तो सहज ही बेटे बहू के प्रेम रूपी नदी में गोते लगाते रह गए। अब बहू विनीता रोज सुबह मनोहर जी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर खिलाती, चाय पिलाती और दोपहर में सेब का जूस बनाकर देती। शाम को भी जूस देती। बेटा घर के गाय और बकरियों की देखभाल करता और खेत में लगे फसल पर रोज जाया करता और मनोहर जी को आकर बताता। इस प्रकार मनोहर जी तो बेटे बहू के द्वारा सेवा और मान सम्मान पाकर निहाल हुए जा रहे थे। बेटे बहू के साथ रहते हुए उन्हें इतना आनंद आता कि वो अपने पुराने सारे दुख भूल चुके थे कि बहू ने उन्हें पहले किस प्रकार अपमानित किया। समय धीरे धीरे बहुत हो रहा था। समय के साथ साथ मनोहर जी के स्वभाव में गिरावट आने लगी। ये देखकर विनीता मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो उसका प्लान काम कर रहा है। अब विनीता रोज रोज सेब के बीजों की मात्रा बढ़ा बढ़ाकर जूस बनाती ताकि मनोहर जी जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चल बसें। लेकिन मनोहर जी दयालु किस्म के इंसान थे, इसलिए वो नहीं पीते, बल्कि अपने कई वर्षों से काम कर रहे दीनू काका को रोज पिलाते ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और मनोहर जी की तबीयत खराब मौसम बदलने के कारण हुई, उसी को विनीता ने अपने प्लान का हिस्सा मान लिया और मन ही मन खुश हो रही थी। एक रात विनीता ने देखा कि मनोहर जी अपने बिस्तर के पास नीचे गिरे हैं। उसने उनके नाक के पास अपना हाथ लगाया, ये महसूस करने के लिए कि मनोहर जी जिंदा हैं या मर गए। जब उन्होंने पानी कहा तो उसने उन्हें पानी देने की बजाय उनका गला दबा दिया और जब वे दोनों आश्वस्त हो गए कि अब मनोहर जी का काम तमाम हो गया, तो वो दोनों घर में जितने भी रुपए पैसे सोने चांदी थे, सब लेकर रातों रात अपने शहर वाले घर में चले गए। उसके बाद उनकी लाश मंदिर तक कैसे आई, ये बात विनय और विनीता को परेशान करने वाली थी। उसी समय मनोहर जी खाते हुए चेहरे में धीमी मुस्कान के साथ वहां पर पहुंचे, जहां विनय, विनीता और पुलिस वालों के साथ साथ उस गांव के लोग और पड़ोसी लोग भी मौजूद थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बेटे विनय को दो दो थप्पड़ दोनों गालों में जड़ दिए। अरे ऐसे नालायक खुदगर्ज औलाद से तो अच्छा होता मैं बे औलाद ही रहता। डीआईजी साहब, विनय ने जहाँ तक कहानी सुनाई, उसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। दीनू काका के पिताजी भी मेरे दादाजी के ज़माने में हमारे घर में काम करते। तब से दीनू काका भी हमारे यहाँ घर में काम करने लगा। या यूँ कह सकते हैं कि दोनों काका हमारे परिवार का हिस्सा थे, इसलिए मैं जैसा खाता दीनू काका को वैसा ही खिलाता। कुछ दिनों पहले मेरे बेटे बहू घर पर माफ़ी मांगने आए और ऐसा व्यवहार किया कि मैं तो खुशी से फूला नहीं समाता और हर शाम मैं दीनू काका के पास जाकर उन्हें अपने खुशी या गम की बातें बताता। जब मैं उन्हें अपने बेटे बहू की आने की खुशी की बात बताई, तो उन्होंने पहले की बात याद दिलाई कि बहू ने आप लोगों को कैसे अपमानित करके वापस भेजा था। हो ना हो, उनके यहाँ आने का कुछ खास मकसद जरूर होगा। आप जरा चौकन्ना रहना। दीनू काका की बातें मेरे दिल दिमाग में बैठ गईं। वो जूस जो दीनू काका को पिला दिया करता, क्योंकि काका बहुत दिनों से बीमार थे।
शुरू-शुरू में तो दीनू काका जूस पीकर तरोताज़ा महसूस करते, लेकिन रोज़-रोज़ पीने से पहले ज़्यादा बीमार पड़ गए। रात में सभी लोगों के खाना लेने के बाद काका ने मुझे आवाज़ लगाया। मैं उनके पास गया तो देखा काका की तबीयत बहुत नाज़ुक थी। मैं विनय के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बेटा बचा लो, बेटा कहकर चिल्लाने लगा, लेकिन ना बहू आई न बेटा। मैं फिर से काका के पास गया, उन्हें पानी पिलाया। उनके पास पानी भी खत्म हो गया। मैंने उन्हें लेटकर कहने के लिए कहा और गांव के बगल पास उनके लिए दवाई लेने चला गया। मेरे वापस आने तक देखा काका बिस्तर पर निढाल पड़े हैं। मेरे बेटे और बहू अंधेरा होने के कारण ये देख नहीं पाए कि जो नीचे निढाल पड़े हैं वो मनोहर जी या दीनू काका। इन दोनों ने उनका गला दबाया और कहा, बूढ़े और कितने दिनों तक जीने का शौक था तुझे? माँ के साथ ही चला जाता तो हमें सेब के जूस में उसी के बीज डालकर तुझे स्लो पॉइजन देकर मारने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, और गलती से तू जिंदा भी हो रह जाए इसलिए हमें आखिरी डोज तुझे देनी पड़ी है। इतना कहकर ये दोनों निर्दय से ठहाका लगाकर हंसने लगे। वहाँ का सारा सामान लेकर रातों रात गायब हो गए। मैं अपने दीनू काका को अपनी आंखों के सामने इतनी निर्दयता से मारते देख और रोता रहा, लेकिन इन दरिंदों के सामने नहीं गया, वरना ये दोनों मुझे मार डालते। मैं अपने दीनू काका को इंसाफ दिलाने के लिए जिंदा रहा, वरना मैं भी इस समय आत्महत्या कर लेता। ऐसा सोचने लगा था। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरे चाचा का बेटा पंकज एक बड़ी वस्तु लेकर आया और दीनू काका को मनोहर समझकर उसके चेहरे पर प्रहार करने लगा। रात का अंधेरा होने के कारण उसने भी नहीं देखा कि वो शख्स मनोहर है या दीनू काका। वो भी अपना बदला लेने आया। वो अभी जब जब वार करता कुछ न कुछ बदले की भावना लिए प्रश्न करता, जैसे वो मरा हुआ इंसान उठकर उसे जवाब देगा, तू मेरा भाई होकर भी उस नौकरानी का साथ दिया। क्या लगती थी वो लड़की तेरी? मैं तेरा चाचा का बेटा हूँ, पर तेरा भाई ही ना। फिर तूने अपने भाई के साथ क्यों नहीं दिया? मुझे 20 साल की सजा तेरे कारण काटनी पड़ी। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मैं अपने वफादार दीनू काका के निर्मम हत्या पर आंसू बहाता रहा। फिर अचानक मुझे भगवान ने हिम्मत दिया और मैं अपने मित्र को फोन लगाकर वहां की सारी घटना के बारे में बता दिया। उसने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा। अंधेरा होने के कारण वीडियो तो उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, एक काम बहुत अच्छा हुआ। पंकज को बहुत सारे लोगों ने रंगों हाथ पकड़ा और हाथ पैर की रस्सी से बांधकर एक कमरे में बंद करके ताला लगाया। फिर सुबह होते ही हमारे पड़ोसी किशन लाल जी ने विनय को फोन करके, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। विनय और वनीता घड़ियाल आंसू बहाते हुए रोने लगे। विनय कहता, पापा आप कहाँ चले गए? लौट आओ पापा, आपने तो अपने पोता पोती का मुंह भी नहीं देखा। वो रही रेखा बहू। बाबूजी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बेटे बहू रो रो कर लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें अपने पापा से कितना प्यार है। डीआईजी साहब बोले, तो मनोहर जी पंकज का अपने किस जुर्म के लिए 20 साल की सजा दिलवाई? मनोहर लाल जी बोले, सर हमारे घर में गरीब लड़की काम करने आया करती। पंकज ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उस लड़की ने शोर मचाया तो उसने उसे जान से मार डालने की धमकी दे डाली। बेचारी लड़की डर के कारण चुप हुई। इत्तेफाक से मैं वहां से गुजरा। मैंने उन दोनों की बातें सुनी। उस लड़की का रोना सुनकर मैं उसके पास गया। रोने का कारण पूछा तो पंकज मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। जब मैं उस लड़की को अपनी ओर खींचता तो उसने मुझे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। फिर मैंने उस लड़की की तरफ से पुलिस कंप्लेन की तो पंकज ने जाते जाते मुझे कहा था
कि वो जेल से छूटते ही मुझे जान से मार डालेगा। मुझे लगा पंकज अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसा कह रहा है। समय-समय पर उससे मिलने भी जाया करता, तो मुझे लगा पंकज सुधर गया होगा, लेकिन वो नहीं सुधरा था। उसने जब अपने 4 साथियों के साथ तीनू काका की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मंदिर तक लेकर आया, तब हमने इसका वीडियो बनाया और वही पंकज को पकड़ पाए। बाकी उसके चारों साथी भाग गए। मनोहर जी के बयान से पुलिस वाले संतुष्ट हुए। उनका वो अधूरा ही रहा, लेकिन वो वीडियो बहुत काम का था। डीआईजी साहब ने पंकज को फिर से आजीवन कारावास की सजा दिलाई और विनय और विनीता को आजीवन कारावास की सजा मिली। जब विनय को सजा सुनाई गई तो वो बोला, सर आपने तो कहा था कि हमारी सजा कम हो जाएगी या नहीं भी होगी, फिर कैसे? डीआईजी साहब मुस्कुराए। बेटा घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? अब तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है तो दंड तो मिलेगा ही। विनय अपने पिता के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा ये आइडिया विनीता का था। आपने उसे शुरू में नापसंद किया, उसी का बदला लेने के लिए उसने घिनौना काम किया और मुझसे भी करवाया। पापा प्लीज माफ कर दो। आज अगर मान जिंदा होती तो आपको जरूर मना लेती। पापा मैं आपका बेटा हूं ना, अपने बेटे को कैसे जेल भेज सकते हो? पापा प्लीज माफ कर दीजिए। मनोहर लाल जी के ऊपर उसके अनुरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ नहीं बोले, बल्कि इतना बोले कि सर इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपने बेटे को माफ नहीं कर रहे तो मुझे क्या माफ करेंगे? फिर भी उसने कोशिश करने की सोची। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बहू, तुम्हें माफ कर दूंगा। मनोहर जी की ऐसी बातें सुनकर विनीता आश्चर्य रह गई। वो खुश होकर अपने ससुर की ओर देखने लगी और बोली, सच में बाबूजी? हाँ बहू, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबूजी आपकी शर्त मंजूर है। सुन लो बहू, फिर ये ना कहना कि मंजूर नहीं। हाँ हाँ बाबूजी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मनोहर जी बोले, तुम जेल में तो नहीं रहोगी, लेकिन जहाँ भी रहोगी, चाहे दुकान से कोई सामान लेना या कपड़ा लेना हो, कहीं जॉब करना हो, अपनी सच्चाई बताओगी कि मैंने ससुर का मर्डर किया, जेल नहीं जाना चाहती थी। ये 3 वाक्य हर जगह बोलना और एक बड़ा सा पोस्ट अपने आगे पीछे लगा कर घूमना, तभी तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर सब मंजूर है तो ठीक, वरना विनय से ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी और जेल से कभी नहीं आ पाओगी। अभी हाँ कर देती हूँ, बाद में ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा तो ससुर जी मेरे साथ नहीं रहेंगे। जहाँ भी जाऊंगी पोस्ट को छुपा दूंगी और जरूरी नहीं हर जगह वैसा ही बोलना जो ससुर जी ने कहा। उसने हाँ कर दिया। अब विनय और पंकज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और विनीता को जीवन ही समझा नरक हो गया। विनीता जहाँ जहाँ जाती पुलिस वाला उसके साथ जाता। अगर ये 3 वाक्य नहीं बोलती वो अपना डंडा चमकाता रहता। विनीता ने उसे पुलिस वाले को रिश्वत देकर कुछ छूट देने के लिए निवेदन करती। फिर भी उसे उच्च अधिकारी की ओर से सख्त हिदायत थी कि वो उसे हर हाल में जो कहा गया उस नियम का पालन करवाए। अब विनीता की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं। वो किसी किराने की दुकान में जाकर वही वाक्य दोहराती जो दुकानदार उससे घृणा की दृष्टि से देखता। इस प्रकार कपड़े की दुकान में जाती तो वहां के दुकानदार भी वैसा ही कुछ करते और उसे अपमानित होकर वापस आना पड़ता। अब जॉब के लिए कहीं भी जाती तो किसी भी जगह उसे जॉब नहीं मिलती। उसके पुराने बॉस ने उसे जॉब पर रखने से ये कहकर मना कर दिया कि हमारे पास ऐसे खूनी लोगों के लिए कोई जगह नहीं। आप विनीता घर पर रहती तो उसकी भाभी उसका जीना दोबर करके रखती। अगर वो एक घूंट पानी भी पीती तो उसे ताने दिए बिना नहीं रहती। एक समय ऐसा था वही भाभी उसके गुणगान गाते नहीं थकती, लेकिन आज उसे सांस लेना भी शर्मनाक लग रहा था।
वो मन ही मन सोच रही थी, इससे अच्छा तो जेल की सज़ा ही अच्छी थी। इस प्रकार एक दिन ऐसा आया कि विनीता बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हुई और पागल होकर सिर्फ वही 3 वाक्य बोलने लगी, जो उसे बोलने के लिए कहा गया था। अब उसे ना ही अपने मान-सम्मान की चिंता थी, ना इज़्ज़त की। अब वो कहीं भी रहती, कुछ भी खाती। विनीता के मायके वालों ने तो उसे सारे रिश्ते-नाते तोड़ लिए, लेकिन मानवता के नाते मनोहर जी ने उसे पागलखाने में भर्ती किया और समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगाया। फिर कभी न कभी बेटे विनय की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही अपने भाई पंकज की तरफ। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, सच कहा गया है, पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। वैसा ही हुआ विनीता और विनय पंकज के साथ। उन्होंने निर्दोष भोले-भाले दीनू काका को मनोहर जी का ना मारा होता तो उन्हें जेल की हवा ना खानी पड़ती और सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना-अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्यों को अच्छे कर्म करने के लिए जन्म दिया, लेकिन कभी-कभी मनुष्य में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती, उसे कहाँ ले जाकर डुबो देती पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएँ।